हेलो स्टूडेंट्स, आप सब अच्छे होंगे ही। चलिए, आज हम अपने इस वीडियो में आपसे प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास पर बात करेंगे। प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास किस रूप में उसकी शुरुआत हुई और भारत के ये राजतंत्र और गणतंत्र कैसे बने, इन पर हम बात करेंगे। और जब हम प्राचीन भारत के प्रारंभिक जीवन की बात करेंगे, उसके शुरुआती दिनों की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम फिर वैदिक एज पर बात करते हैं। सबसे पहले हम वैदिक एज की ओर चलते हैं। वैदिक एज में, अर्ली वैदिक एज, ऋग्वेद से हमें लगता है कि ऋग्वेदिक आर्यों का जीवन एक घुमंतु जीवन था। ये एक जगह से दूसरे जगह पर कबीलों के रूप में रहते थे और अपने को ये जन के रूप में कहते थे। जो इनका समूह था वो जनों में बटा हुआ था। ऋग्वेद में सबसे पहले पंच जनाह का उल्लेख मिलता है, 5 जनों का उल्लेख मिलता है। और ये 5 जन अनु, यदु, द्रुह, पुरु, तुर्वस, इन 5 जनों का उल्लेख मिलता है। और ये जन धीरे धीरे जब घुमंतु जीवन से इन जनों का और बहुत से जनों का उल्लेख मिलता है, इन जनों का जब धीरे धीरे स्थायीकरण होने लगा, ये एक जगह पर स्थायी निवास स्थान अपना बना करके रहने लगे, तब इन्होंने अपने रहने के स्थान को पद कहा। पद मीन्स पैर या स्थान। और इस तरह से इन्होंने अपने रहने निवास स्थान को जनपद नाम दिया। यानी ये जन समूह में जन थे और जब एक जगह पर ये स्थायी रूप से रहने लगे तो इन्होंने उसको जनपद कहा। और धीरे धीरे यही जनपद आगे चल करके वैदिक युग से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, महात्मा बुद्ध का, महावीर का युग आता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, तब आप देखते हैं कि वहाँ पर ये जनपद एक दूसरे को आपस में मिलाते हुए, इनमें प्रतिस्पर्धा की भावना थी, एक दूसरे को आपस में मिला लेने की होड़ में ये एक दूसरे को आपस में मिलाते हुए बड़े बड़े जनपदों का इन्होंने निर्माण कर लिया। और ये जनपद आगे चल करके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के रूप में चर्चित हो गए, 16 महाजनपदों के रूप में जाने गए। यानी महात्मा बुद्ध के युग में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें सबसे पहले इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी ये 16 महाजनपद जो राजतंत्र के रूप में थे, गणतंत्र के रूप में थे, रिपब्लिक भी थे ये। और इन राजतंत्रों और गणतंत्रों के रूप में हमें सबसे पहले प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास की शुरुआत की झलक दिखाई देती है इनमें। ये 16 महाजनपद कौन से थे, इनके बारे में भी हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। इन 16 महाजनपदों का सबसे पहला उल्लेख कहाँ पर मिलता है, किस टेक्स्ट में मिलता है, ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है। आप देखेंगे कि आपने पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन की जब आप शुरुआत करते हैं तो पहला चैप्टर, सोर्सेस के बाद आपको पहला चैप्टर यही मिलता है, 16 महाजनपद, 16 महाजनपदास, ये चैप्टर आपको मिलता है। और ये इन 16 महाजनपदों का सबसे पहला उल्लेख बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदों के सबसे पहला उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इनका जिक्र मिलता है, लेकिन जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के नामों में थोड़ा सा अंतर है। इतिहासकार बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के नामों की सूची जो मिलती है उसमें 16 महाजनपदों की, उनको प्रमाणिक मानते हैं। इसलिए कंपटीशन में आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और अंगुत्तर निकाय ही इसमें सही माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे आपसे इन 16 जनपदों की स्थिति देखेंगे कि ये कहाँ पर थे, वर्तमान समय में इनकी स्थिति कहाँ पर हो सकती है और इनकी राजधानी क्या थी। इनके बारे में हम डिटेल्स में आपसे 16 महाजनपदों के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, हमने थोड़ा सा अपने इस वीडियो में थोड़ा सा चेंज किया है कुछ, और अगर ये चेंज आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। फिर इसमें हम आगे दिनों दिन कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, मॉडिफाई करते रहेंगे इसको। इसमें चेंज में ये किया कि
कुछ चीज़ें हो सकता है सुनने में, समझने में, लिखने में, पढ़ने में आपको मुश्किल होती हो, और थोड़ा सा कुछ आप लगातार ऐसे वीडियो देख करके कुछ आप बोर होते हों, तो हमने कोशिश की कि पीपीटी के माध्यम से आपको जो हम बताएं, जो हम आपसे बात करेंगे वो स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिखता रहे, जिससे आप आसानी से उसको समझ सकें, पढ़ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम अपने इन 16 महाजनपदों के बारे में डिटेल्स में आपसे बात करते हैं। 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी के समय में उत्तर भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, और ये 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में भी था। वो कौन था, हम इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे आपसे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक पेज आपके मैप लगा हुआ है, प्राचीन भारत और पूर्वी ईरान के महाजनपद, यानी पूर्वी ईरान का मतलब कुछ महाजनपद भारत के पश्चिमोत्तर साइड में भी थे, उनके बारे में जिक्र किया गया है आपके साथ ही। तो आप देखेंगे कि 16 महाजनपदों में आप इस स्क्रीन को देखें तो इसमें ये 16 महाजनपदों के हम नाम आपको पहले बता दे रहे हैं। ये हैं काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। यह 16 महाजनपद हैं। इसमें जो अस्सक है, अस्सक या अस्मक कहा गया है उसको, ये दक्षिण भारत में मिलता है। हम आपको मैप के जरिए आपको दिखाएंगे कि 16 महाजनपदों की स्थिति क्या क्या है, उसके बाद इन पर डिटेल में हम बात करेंगे आगे। सबसे पहले आप देखें कि 16 महाजनपदों में सबसे पहला नाम आता है काशी का। काशी ये आपकी दिख रही है, काशी, ये काशी आपकी यहाँ पर, ये काशी, और उसके बाद कौशल, काशी, कौशल। एक मिनट, मैं एक किसी पेन के जरिए आपसे बताने की कोशिश करूं तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ओके, आप देखें, अब ये आपका काशी, ये काशी आपकी यहाँ पर है। काशी को आप देख रहे हो, डिटेल भी हम आपसे बात करेंगे इसमें। आप पहले इनकी स्थिति देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला काशी, दूसरा कौशल, ये आप कौशल देख रहे होंगे, काशी, कौशल। तीसरा है अंग, अंग की स्थिति यहाँ पर है। ये अभी हम आपको केवल मैप में दिखा रहे हैं, इसके बाद आपको अभी इनका सिचुएशन, इनकी जो स्थिति है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे आपसे। काशी, कौशल, अंग। उसके बाद चौथे नंबर पर है मगध। मगध आप देख रहे हैं, ये काशी के बाद जो ये यहाँ पर ये मगध है, यहाँ पर ये मगध है। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्ज, ये यहाँ पर वज्ज की स्थिति है। मल्ल, वज्ज के पास ही मल्ल है यहाँ पर, ये आप देख रहे होंगे। काशी, ये था काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल। इसके बाद आप देखेंगे चेदी, चेदी, चेदी की स्थिति यहाँ पर है, ये आप देख रहे हैं, चेदी। वत्स, वत्स को आप थोड़ा सा मैप को हम ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कौशाम्बी के ऊपर चेदी, वत्स। और फिर यहाँ से हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे, कुरु, कुरु के बाद पांचाल, उत्तर की तरफ कुरु है, उसके नीचे आप यहाँ पर पांचाल देख रहे हैं। मत्स्य की स्थिति यहाँ पर है, मत्स्य। शूरसेन, मत्स्य के बाद शूरसेन, ये आप देख रहे होंगे। और अस्मक, अस्मक आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो हमने बात की थी, दक्षिण भारत में एक महाजनपद है, वो है अस्सक या अस्मक। ये अस्मक की स्थिति आप देख रहे हैं, अस्मक। और उसके बाद अस्मक के बाद
फिर आपको अवंती, ये यहाँ पर अवंत की स्थिति है। ये अस्मक था, अस्मक या अस्सक, अवंती। और अवंती के बाद फिर मैप को जरा सा ऊपर करेंगे, उत्तर भारत में बिल्कुल उत्तर की तरफ ले चलेंगे तो ये आप देखेंगे उत्तर में पहुँचेंगे तो आप देखेंगे मैप में यहाँ पर गांधार, ये गांधार की स्थिति है। थोड़ा सा ऊपर देखें आप, गांधार, और ये कंबोज। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन के सामने, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने 16 महाजनपद, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी के पीरियड में अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र में वर्णित और प्रमाणिक भगवती सूत्र के टेक्स्ट से लिए गए ये 16 महाजनपद काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, ये 16 महाजनपद जो बात हुई थी कि जनपद महाजनपदों में बट गए। पूरे उत्तर भारत में, एक दक्षिण भारत को मिला लिया जाए तो पूरे उत्तर भारत, पूरा उत्तर भारत इन 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कुछ रिपब्लिकन स्टेट्स भी थे उस समय, 10 रिपब्लिकन स्टेट्स, 10 रिपब्लिकन स्टेट्स, 10 गणराज्यों के बारे में जो उल्लेख मिलता है उनके बारे में इसके बाद हम आपसे बात करेंगे। अब नेक्स्ट स्क्रीन पर आप देखें अगला, इनकी स्थिति क्या थी, इन पर हम बात करेंगे। अब एक एक करके आप देखते चलें, इन पर बहुत अच्छे से आप ध्यान दें। सबसे पहला काशी हमने बात किया। काशी, इसमें आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ सब दिख रहा है, इट्स कैपिटल वाज वाराणसी। वाराणसी इसकी राजधानी थी और ये वरुणा और अस्सी नदियों के संगम पर बसा हुआ था। इट वॉज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ वरुणा एंड अस्सी रिवर्स। ये वाराणसी इसकी राजधानी थी और ये वरुणा और अस्सी नदियों के संगम पर बसा हुआ था। उत्तर में वरुणा नदी थी और दक्षिण में अस्सी नदी, इन दोनों के बीच में ये काशी वाराणसी बसा हुआ था। और महात्मा बुद्ध कालीन जातक ग्रंथों में इसका काफ़ी विवरण मिलता है। इसे कई जातकों में इसकी राजधानी वाराणसी को अत्यंत ही गरिमावान नगर कहा गया है और इसका विस्तार 36 मील 36 माइल बताया गया है। काशी और कौशल के बीच जैसे भी बात हो रही थी कि जनपद एक दूसरे को आपस में मिलाते चले गए, इसी तरह से जब महाजनपद बन गए तो इनमें भी आपस में प्रतिस्पर्धा थी और एक दूसरे को आपस में मिला लेने की होड़ थी, अपना राज्य बढ़ाने की होड़ थी। तो काशी और कौशल में काफ़ी लंबे समय से संघर्ष की स्थिति बनी रही, काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष की स्थिति बनी रही। इसका जिक्र बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। और यहाँ के सबसे शक्तिशाली राजा, मोस्ट पावरफुल रूलर ब्रह्मदत्त का नाम मिलता है और माना जाता है कि ब्रह्मदत्त ने एक बार कौशल पर विजय प्राप्त कर ली थी, कौशल को जीत भी लिया था, लेकिन एट लास्ट कौशल के राजा कंस ने काशी को जीत करके अपने राज्य में मिला लिया, यानी काशी खत्म हो गया और काशी आगे चल करके कौशल में मिला लिया गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट कौशल को देखते हैं। कौशल ये नाम से ही लग रहा होगा, आपकी जानकारी में होगा, जहाँ पर हैं आप। वर्तमान ये अवध का क्षेत्र जो आज अयोध्या मंडल कहा जाता है, फैजाबाद मंडल था फिर अयोध्या मंडल है, ये क्षेत्र हमारा कौशल महाजनपद का निर्माण करता था। ये उत्तर में नेपाल से लेकर के दक्षिण में सई नदी तक और पश्चिम में पंचाल से लेकर के पूरब में गंडक नदी तक फैला हुआ था। इसकी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और जैसा आप पे लिखा हुआ है आपके सामने, इट वाज अराउंड मॉडर्न अवध एरियाज। ये वर्तमान अवध क्षेत्र, आधुनिक अवध क्षेत्र के आसपास का लगभग एरिया था। और इट्स कैपिटल वाज अयोध्या और साकेत एंड श्रावस्ती। इसकी राजधानी अयोध्या या साकेत और श्रावस्ती भी थी। इसके जो बौद्ध ग्रंथों में जिक्र मिलता है कि इसकी मुख्य राजधानी श्रावस्ती थी और इसके प्रमुख नगरों में अयोध्या और साकेत थे। रामायण काल में कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या हो गई थी। बुद्ध काल में कौशल राज्य के दो भाग माने जाते हैं कि कौशल राज्य के दो भाग रहे होंगे महात्मा बुद्ध के पीरियड में। इसमें उत्तरी भाग की राजधानी जो नॉर्दर्न पार्ट था उसकी कैपिटल साकेत थी और दक्षिणी भाग की राजधानी जो सदर्न पार्ट था कौशल का, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि साकेत का ही दूसरा नाम अयोध्या था। इस तरह आप दूसरे महाजनपद कौशल को देखेंगे। अब तीसरा अंग की तरफ चलते हैं।
आपकी स्क्रीन के सामने है। इट वॉज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ मगध। ये मगध के पूरब में स्थित था और इट्स कैपिटल वॉज चंपा। इसकी राजधानी चंपा थी। नार्दर्न बिहार, आज का उत्तरी बिहार और वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत शामिल थे। इसकी राजधानी चंपा थी, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कई ग्रंथों में, जैसे पुराणों में, महाभारत में, चंपा का सबसे पुराना नाम मालिनी मिलता है, मालिनी। और बुद्ध के समय में, महात्मा बुद्ध काल में, चंपा की गिनती भारत के प्राचीनतम 6 महानगरियों में की जाती थी। और बौद्ध ग्रंथ दीघनिकाय से पता चलता है कि इस नगर के को निर्मित करने की जो योजना बनी थी, जो प्लान था, ये वेल प्लान्ड सिटी थी ये। और इसका प्लान मशहूर सुप्रसिद्ध वास्तुकार, फेमस आर्किटेक्टर महागोविंद ने इसको किया था। और बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अलावा जो और 5 अन्य महानगरियों का नाम मिलता है, उनमें राजगृह है, श्रावस्ती है, साकेत है, कौशाम्बी है और बनारस है। उस समय, जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय चंपा नगरी अपने ट्रेड और कॉमर्स के लिए बड़ी फेमस थी, व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। अंग मगध का पड़ोसी राज्य था। जैसे काशी और कौशल में हमेशा युद्ध चल रहा था, प्रभुसत्ता के लिए एक दूसरे को अपने में मिला लेने के लिए राज्य बढ़ाने का जो संघर्ष काशी कौशल में चल रहा था, वैसे ही पड़ोसी होने के नाते अंग और मगध में भी ऐसे ही लड़ाइयाँ लगातार चल रही थी। अंग के शासक, अंग में भी ब्रह्मदत्त नाम के राजा का जिक्र मिलता है। वहाँ के शासक ब्रह्मदत्त ने, पता चलता है कि मगध के राजा भट्टिय को पहले हरा दिया और मगध के कुछ भाग को जीत लिया, लेकिन बाद में अंग को जीत करके मगध ने अपने में मिला लिया, यानी अंग बाद में मगध का ही एक पार्ट हो गया। और नेक्स्ट चौथे महाजनपद की हम बात करेंगे, मगध की। मगध आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इट वॉज सिचुएटेड अराउंड पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार स्टेट। वर्तमान बिहार राज्य के पटना और गया जिलों के आसपास ये मगध फैला हुआ था, मगध स्थित था। इट्स कैपिटल वाज राजगृह और गिरिव्रज। इसकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। मतलब ये आज वर्तमान दक्षिणी बिहार में, बिहार के सदर्न पार्ट में स्थित था और आज के पटना और गया जिले इसमें शामिल थे। आगे चल करके मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, मोस्ट पावरफुल महाजनपद बना ये। इसने अंग और आसपास के अपने पड़ोसी राज्यों को अपने में मिलाया ही था, जिसे आपने पीछे पढ़ा है। अंग और मगध आपस में पड़ोसी थे। इनके बीच में चंपा नदी बहती थी, जो डिवाइडर का काम करती थी दोनों के बीच में। और इस महाजनपद का बॉर्डर नॉर्दर्न साइड में गंगा नदी से मिलता था और सदर्न साइड में, दक्षिणी साइड में विंध्य पर्वत तक जाता था। पूरब में चंपा नदी तक इसकी सीमा जाती थी और वेस्टर्न साइड में, पश्चिम साइड में सोन नदी तक इसकी सीमा फैली हुई थी। और जैसा कि स्क्रीन पर आपके हैं कि इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिब्रज कही जाती थी। ये नगर राजगृह 5 इसका जिक्र मिलता है कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण ये अत्यंत ही सुरक्षित, और देखा जाए तो इसका जो कारण मिलता है कि ये सभी महाजनपदों में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों हुआ, इसमें ये भी एक बड़ा कारण है कि ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, यानी फिजिकली ये बहुत ही सुरक्षित था। ये 5 पहाड़ियों का जो नाम मिलता है उसमें है वैहार, विपुल, वराह, वृषभ, ऋषिगिरि, ये और एक चैत्यक भी एक पहाड़ी का नाम मिलता है। इस तरह से 5 पहाड़ियों से आप
सीधे समझ सकते हैं, फिर से इन नामों को देख सकते हैं कि वैहार, वराह, वृषभ, ऋषिगिरि और चैत्यक, ये 5 पहाड़ियाँ थीं जिनसे ये मगध महाजनपद जिनके बीच में बसा हुआ था। महाभारत में इस नगर को केवल गिरिव्रज ही नहीं कहा गया है, इसकी राजधानी को केवल गिरिव्रज नहीं कहा गया है। महाभारत में इसे राजगृह, बृहद्रथपुर, मागधपुर आदि कई नामों से भी जाना गया है। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में वसुमती नाम से इस नगर का उल्लेख हुआ है और ह्वेनसांग ने अपने लेखों में इस नगर को कुशाग्रपुर कहा है। और बौद्ध ग्रंथों में इस नगर का एक अन्य नाम बिंबिसारपुरी भी मिलता है, बिंबिसारपुरी। और इस तरह से आप देखें कि मगध की राजधानी बहुत ही सुरक्षित थी और कहा जाता है कि इस नगर को चारों ओर पत्थर की, इस नगर के चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवार बनाई गई थी, यानी एक बाउंड्री वाल बनाई गई थी जो स्टोन की बनी हुई थी, पत्थर की मजबूत थी। और आगे चल करके फिर मगध की राजधानी राजगृह या गिरिव्रज से बदल करके पाटलिपुत्र हो गई थी। और फिर ये पाटलिपुत्र काफ़ी समय तक, गुप्त युग तक पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी बनी रही। तो स्टूडेंट्स, हमने आपसे महाजनपदों के 16 महाजनपदों के जिक्र में आपसे काशी, कौशल, अंग, मगध की स्थिति के बारे में बात की। और वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए हम अपने नेक्स्ट जो महाजनपद हैं, बाकी के जो 12 महाजनपद हैं, उनको एक एक करके अपने अगले वीडियो में आपसे इनके बारे में आपसे बातें शेयर करेंगे। चलिए फिर हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ओके, बाय, सी यू।